Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is reaching the age of adolescence, and the key elements that we will study are adolescence and puberty, changes at puberty, secondary sexual characters, the endocrine system, role of hormones in reproduction, reproductive phase in humans, sex determination of a baby, role of hormones in the life cycle of insects and frogs, health in adolescence, adolescence and drugs. अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनकी 4 मेजर स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की: इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड. हर इंडिविजुअल की ग्रोथ रेट अलग होती है. जितने भी एनिमल्स हैं वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं एक सर्टेन एज पे आने के बाद. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होने लगते हैं जब वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं. लेट अस फर्स्ट लुक एट एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलेसेंस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू ग्रो इनटू अडल्टहुड. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एडोलेसेंस है ये वो टाइम पीरियड है ग्रोथ का जब एक बच्चा जो है एडल्ट में डेवलप होना शुरू हो जाता है. एडोलेसेंस जनरली जो है 11 से 12 साल की एज में स्टार्ट होती है और 18 से 19 साल की एज तक ये टाइम पीरियड रहता है. क्योंकि ये ज़्यादातर टीन्स कवर करता है 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, इसलिए एडोलेसेंस को हम टीनेजर भी कहते हैं. एडोलेसेंस गर्ल्स में ज़्यादातर बॉयज़ के मुकाबले 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाता है. ऑल्सो ये जो टाइम पीरियड है एडोलेसेंस का ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है. इस टाइम में एडोलेसेंस के टाइम में ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. ये चेंजेस जो हैं इनको हम कहते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है. The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable of reproduction. जब puberty end होती है, जब adolescent जो है उनके अंदर reproductive maturity attain हो चुकी होती है. So let us look at changes at puberty. First is increase in height. जो बहुत ज़्यादा मार्क्ड चेंज है प्यूबर्टी के टाइम में वो है हाइट की सडन ग्रोथ या इंक्रीज. जो बॉडी की लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे आर्म्स और लेग्स की लॉन्ग बोन ये इलोंगेट हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, जिससे कि जो इंसान है वो थोड़ा सा हाइट गेन करता है. नाउ लेट अस लुक एट द एज इन ईयर्स एंड परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो एट 8 ईयर्स जो बॉयज़ हैं उनमें 72% हाइट की ग्रोथ होती है, गर्ल्स में 77% की होती है. 9 ईयर्स में बॉयज़ की 75% ग्रोथ होती है, गर्ल्स की 81% होती है. 10 ईयर्स में बॉयज़ की 78% और गर्ल्स की 84% होती है. इसी तरह से 18 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते दोनों की 100% ग्रोथ हाइट की हो चुकी होती है. जो हमने पिछले पेज पे टेबल देखा था उसकी मदद से हम एक्चुअल में किसी भी इंडिविजुअल की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एज के अकॉर्डिंगली. सो कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट इन सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज मल्टीप्लाइड बाय 100 एज गिवन इन द टेबल. सो फॉर एग्जाम्पल एक लड़का जिसकी एज 12 ईयर्स है और हाइट 154 सेंटीमीटर्स है, तो उसकी ग्रोथ पीरियड के एंड में उसकी अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या होगी? वो होगी 154 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 183 सेंटीमीटर्स. तो इसका मतलब फुल हाइट ग्रो जब हो जाएगी तो वो ऑलमोस्ट लड़के की हाइट 183 सेंटीमीटर्स होगी. अब ये जो मेथड है इससे बस एक अप्रॉक्सीमेट हमें एस्टिमेट मिलता है कि बच्चे की हाइट अडल्ट होने पर कितनी होगी. Now if the data given in the above table is drawn in a graph taking age on the x-axis and percent growth in height on the y-axis, we will have the graph as shown here. So इस ग्राफ से क्लियर है कि इनिशियली गर्ल्स की हाइट बॉयज़ के मुकाबले ज़्यादा ग्रो करती है, लेकिन
18 ईयर्स तक पहुंचते पहुंचते दोनों की मैक्सिमम हाइट अचीव हो चुकी होती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट varies in different individuals. Some grow suddenly at puberty and then slow down, while others grow gradually. According to World Health Organization, 85% of the adolescents live in developing countries. Now let us look at the development of sex organs. हालांकि इन्फेंट स्टेज पर भी बॉडी के अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो अडोलेसेंट पीरियड है वहीं उसी टाइम पर ये ऑर्गन्स जो हैं कंप्लीटली डेवलप होते हैं। मेल्स में टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, फीमेल्स में ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और एग्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। ऑल्सो जो ओवरीज हैं वो मैच्योर्ड एग्स को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करती हैं। सो ड्यूरिंग द अडोलेसेंट स्टेज the boys and girls become capable of reproduction. Now let us look at the change in the body shape. Growth के वजह से boys में shoulders generally broad हो जाते हैं, muscles develop हो जाते हैं, जबकि girls में फैटी टिश्यूज इंक्रीज होने शुरू होते हैं उनके हिप्स पे, जिसकी वजह से उनका बिलो वेस्ट एरिया जो है वो थोड़ा सा वाइड हो जाता है और उनके ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। Now let us look at change in voice. प्यूबर्टी के टाइम में जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स है वो ग्रो करना शुरू करता है, तो बॉयज़ में लार्ज या बड़ा वॉइस बॉक्स डेवलप हो जाता है। बॉयज़ में जो ये ग्रोइंग बॉक्स है ये थ्रोट रीजन में बाहर की तरफ से नज़र आता है, जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। गर्ल्स का जो लैरिंग्स है वो भी ग्रो करता है, लेकिन बाहर से इतना खास नज़र नहीं आता। जनरली गर्ल्स की हाई पिच्ड वॉइस होती है, जबकि बॉयज़ की जो वॉइस है वो थोड़ी सी डीप होती है। अडोलेसेंट बॉयज़ में कभी कभी जो मसल्स वॉइस बॉक्स के हैं जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी वॉइस जो है, आवाज़ जो है वो होर्स या भारी हो जाती है। ये कंडीशन कंटिन्यू होती है सिर्फ कुछ दिन के लिए, उसके बाद आवाज़ या वॉइस दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। Then there is increased sweat and oil secretions. स्किन के अंदर की तरफ बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्पेशली मैमल्स के अंदर। ये क्या करते हैं कि ये स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। इन स्वेट ग्लैंड्स के साथ साथ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स जो हैं बड़े ही माइक्रोस्कोपिक या छोटे होते हैं और ये थोड़ा सा ऑयली मटेरियल, जिसे हम सीबम कहते हैं, उसे सिक्रीट करते हैं। इस सीबम की वजह से जो मैमल्स की स्किन और हेयर हैं वो लुब्रिकेट होते हैं। ये सीबम जो है ये स्किन और हेयर को वाटरप्रूफ बनाता है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई और ब्रिटल नहीं होते जब डिहाइड्रेशन हो जाती है बॉडी में। और इन्हीं की वजह से जो स्किन के ऊपर माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो रुकती है या नहीं होती है। तो प्यूबर्टी के टाइम में स्वेट ग्लैंड्स और जो सेबेशियस ग्लैंड्स है या जो ऑयल ग्लैंड्स हैं, इनकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। इसीलिए जो कुछ यंग लोग होते हैं उनके फेस पे एक्ने या पिंपल नज़र आते हैं, क्योंकि इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी स्किन में बढ़ी हुई होती है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एक मेजर चेंज जो एडोलेसेंट्स में आता है वो तो फिजिकल चेंजेस हैं, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल स्ट्रेस बढ़ जाता है और सोचने का नज़रिया थोड़ा सा बदल जाता है। इस टाइम में ब्रेन की याद करने की या कुछ भी लर्न करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो एडोलेसेंट्स जो हैं वो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं। अब क्योंकि एडोलेसेंट्स को एक्सपोजर मिलता है नई सोशल सिचुएशंस में, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर और सोशल एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत सारे डिफरेंट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। ये कई बार लीड करती है डिप्रेशन की तरफ। लेकिन एडोलेसेंट्स को ये जानना ज़रूरी है कि इनसिक्योर फील करने का कोई भी रीज़न नहीं है। उनकी बॉडी में जो भी चेंजेस हैं
वो ग्रोइंग अप का यानी कि ग्रोथ का एक नेचुरल हिस्सा है। एडोलेसेंट्स की क्योंकि थिंकिंग स्किल डेवलप हो जाती है तो वो सोचने समझने में थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, उनकी सोच थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और लॉजिकल भी हो जाती है। कई बार उनमें ये वाली फीलिंग आ जाती है कि वो दूसरों की मदद ज़्यादा करें या उनको कुछ ज़्यादा दें। इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स एंड डिज़ायर फॉर क्लोजनेस अराइज। नाउ लेट अस लुक एट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश्ड होते हैं या अलग होते हैं मेल्स और फीमेल्स के। केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं, उनकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है मेल्स और फीमेल्स में। अब मेल्स की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं? एक तो उनमें दाढ़ी और मूंछ की ग्रोथ होती है, दूसरा उनके जो बॉडी के हेयर हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं आर्म्स, एब्डोमेन, चेस्ट और प्यूबिक एरिया में, और मेल्स में शोल्डर्स और चेस्ट ज़्यादा ब्रॉड हो जाते हैं। अब देखते हैं फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं। एक तो उनके हिप्स वाइड हो जाते हैं, फिर उनके बॉडी हेयर प्रोमिनेंटली होते हैं अंडर आर्म्स और प्यूबिक एरिया में। उनके जो मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स या कि मैमरी ग्लैंड्स हैं वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। Now let us look at secretion of hormones, the endocrine system. ग्लैंड एक सेल या सेल का ग्रुप्स या ऑर्गन है जो कि कुछ सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। The endocrine system works closely with the nervous system in regulating certain activities of the body. जो ह्यूमन एंडोक्रीन सिस्टम है इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो वैरायटी ऑफ हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। इन ग्लैंड्स को एंडोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। जो एंडोक्रीन ग्लैंड्स हार्मोन मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में करते हैं, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड्स कहा जाता है। हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के अंदर एडोलेसेंस के टाइम में हो रही चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। हार्मोन्स इंड्यूस सेल्स टू do certain things and form a communication network in the human body. मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन वो टेस्टिस रिलीज करती है प्यूबर्टी के ऑनसेट पे। इसके वजह से बॉयज़ में चेंजेस आते हैं जैसे कि उनके फेशियल हेयर ग्रो करते हैं, और जब गर्ल्स में प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो ओवरीज जो हैं वो फीमेल हार्मोन या एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जिसके वजह से ब्रेस्ट डेवलप होते हैं। मिल्क सिक्रीटिंग ग्लैंड्स या कि मैमरी ग्लैंड्स जो हैं वो ब्रेस्ट के अंदर डेवलप होते हैं। इट्स प्रोडक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम अदर एंडोक्रीन ग्लैंड्स कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। The ovaries also release one more hormone called progesterone, which is responsible for the maintenance of pregnancy. Those glands which have ducts carry their secretions to specific places in the body. These are known as exocrine glands. For example, salivary gland, sweat glands. Now let us look at the role of hormones in reproduction. एंडोक्रीन ग्लैंड्स जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचते हैं। इन पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को टारगेट साइट्स कहा जाता है। ये साइट्स ऑर्गन हो सकते हैं, टिश्यू हो सकते हैं या सेल हो सकते हैं। हार्मोन मॉलिक्यूल्स अपने आप को टारगेट सेल से अटैच कर लेते हैं और उन्हें सिग्नल्स भेजते हैं। ये सिग्नल्स ट्रिगर करते हैं कि सेल में कौन सा चेंज रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं बॉडी में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है जिनमें से एक है FSH या कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ओवा को मैच्योर करता है ओवरीज में और स्पर्म्स को फॉर्म करता है टेस्टिस में। तो हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट गोनाड्स टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन मेल and estrogen in female.
They are then released in bloodstream and reach parts of the body, that is the target site, and they stimulate changes in the body and onset of puberty takes place. Let us now look at the reproductive phase in humans. फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव फेज जो है लाइफ का वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, जो कि ज़्यादातर 10 या 12 ईयर्स की एज में शुरू हो जाता है। इस एज में पहला ओवम मच्योर होकर के ओविडक्ट में रिलीज होता है और ये फेज कंटिन्यूड रहता है जब तक कि ओवरीज एग्स को रिलीज करते रहते हैं और ये ज़्यादातर 45 से 50 ईयर्स की एज तक सिलसिला चलता है। रिप्रोडक्टिव फेज में एक ओवम मैच्योर होकर के एक टाइम पे रिलीज होता है किसी एक ओविडक्ट में और ये जो है 28 से 30 डेज में एक बार होता है। इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में यूट्रस की जो वॉल्स हैं वो एग को रिसीव करने के लिए थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो जाती हैं ताकि अगर एग फर्टिलाइज हो तो उसको न्यूट्रिशन मिल सके। प्रेगनेंसी तब होती है जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस वॉल के साथ अटैच हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये जो एग रिलीज हुआ था ये यूट्रस की जो लाइनिंग, थिक लाइनिंग डेवलप हुई थी उसके साथ ब्लड वेसल्स के साथ शेड होता है। इस ब्लीडिंग को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये जनरली 28 टू 30 डेज में एक बार होती है। गर्ल्स की जो पहली मेंस्ट्रुएशन है वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और इसको कहते हैं मेनार्श। जब मेंस्ट्रुएशन एंड होती है 45 या 50 इयर्स की एज में तो उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं और इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जैसे कि मैच्योरेशन ऑफ एग, उसको ओविडक्ट में रिलीज होना, उसी टाइम पे यूट्रस की वॉल्स का थिक होना और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर इस वॉल का और एग का बॉडी के बाहर शेड होना। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एग बड़ी जल्दी डिवाइड होना शुरू हो जाता है और फिर वो यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो जाता है, अटैच हो जाता है ताकि बेबी फर्दर डेवलप हो सके। मेल्स की रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है जब उनके गमीट्स यानी कि स्पर्म टेस्टिस में प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं और ये जो कैपेसिटी है गमीट्स को प्रोड्यूस करने की ये ज़्यादातर मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम तक रहती है। नाउ लेट अस लुक एट सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ अ बेबी। जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमन बींग्स के बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं यानी कि 23 पेयर्स। इन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स मेल और फीमेल की बॉडी के सेल्स में सेम होते हैं और इनको ऑटोजोम्स कहते हैं। सिर्फ एक पेयर क्रोमोसोम्स का होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं और ये मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स जो हैं उनको X और Y से डिनोट करते हैं। ह्यूमन बींग्स का सेक्स डिटरमिन होता है उनके सेक्स क्रोमोसोम से। फीमेल्स के अंदर 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल के अंदर और मेल्स के सेल्स में एक X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम होता है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर एक X क्रोमोसोम है, लेकिन जो टेस्टिस है वो 2 टाइप के स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। एक स्पर्म के सेल में X क्रोमोसोम होता है और दूसरे तरह के स्पर्म सेल में Y क्रोमोसोम होता है। जब स्पर्म जिसके अंदर X क्रोमोसोम है वो एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट के अंदर 2 X क्रोमोसोम्स डेवलप होते हैं जिससे कि फीमेल चाइल्ड डेवलप होता है। लेकिन अगर जिस स्पर्म में Y क्रोमोसोम है वो अगर एग को फर्टिलाइज करे तो जाइगोट के अंदर एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है जिससे कि मेल चाइल्ड डेवलप होता है। तो ये तो क्लियर है कि फादर डिटर्मिन करता है कि अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स क्या होगा, मदर नहीं। लेकिन इंडिया में लोग मानते हैं कि ये मदर की बॉडी में डिसाइड होता है। नाउ लेट अस लुक एट हॉर्मोन्स अदर दैन सेक्स हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है।
क्योंकि ये बाकी एंडोक्रीन ग्लैंड्स जो कि ब्रेन से अटैच्ड हैं उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। लेकिन पिट्यूटरी, टेस्टिस और ओवरी के अलावा और भी एंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं बॉडी में, जैसे कि थायराइड, पैनक्रियास एंड एड्रिनल। The location and function of the endocrine glands are listed in the table below. So we have pineal gland located within the brain, and the function of this gland is not fully known, but it seems to have a part in a person's sexual development. Then we have pituitary gland at the base of the brain. This gland has many regulatory functions and therefore is also referred to as the master gland. It produces hormones which control growth. Too large amount of these hormones causes gigantism, while too little causes dwarfism. Then we have thyroid gland in the neck in front of windpipe. It produces a hormone called thyroxine, which has a major influence on the physical and mental development after birth by controlling the rate of chemical reactions in all body cells. The less secretion of thyroxine has the following effects. It causes cretinism in childhood, that is, stunted physical and mental growth. It causes simple goiter in adults, that is, enlargement of the thyroid gland. It causes swelling on face and hands, sluggishness, thick skin, and coarse hair in adults, also known as myxedema. Next, we have parathyroid glands. 4 small glands embedded in the thyroid. They regulate the calcium and phosphorus balance in the body. Then we have thymus gland behind the breastbone. Like pineal gland, the functions of thymus glands are not fully known. This gland seems to have an important part to play in the body's immune system, possibly setting up part of the system during infancy and childhood. Then we have adrenal glands. 2 adrenal glands are located at the top of each kidney. Adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormone adrenaline, named stress hormone, because it helps to calm down when one is very angry or embarrassed or worried. Then we have pancreas, situated below the stomach. It contains clusters of cells called islets of Langerhans, which produce 2 secretions affecting the metabolism of glucose, that is blood sugar. One is insulin, it lowers the blood sugar level, and the second is glucagon. It raises the blood sugar level. Now let us look at the role of hormones in the life cycle of insects and frogs. हमने पहली क्लासेस में बटरफ्लाई और फ्रॉग के लाइफ साइकिल्स को डिस्कस किया था। जिस प्रोसेस से इंसेक्ट्स या एम्फीबियंस ग्रो करते हैं और एग से एडल्ट में चेंज होते हैं, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो मेटामॉर्फोसिस का मतलब है चेंज। 2 टाइप के मेटामॉर्फोसिस होते हैं, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। जो सिल्क मॉथ या बटरफ्लाई है वो उनमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसमें जो एक इंसेक्ट है वो 4 स्टेजेस से पास करता है अपनी ग्रोथ में, एम्ब्रियो, लार्वा, प्यूपा एंड देन एडल्ट। लेट अस नाउ लुक एट इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ये ज़्यादातर फ्रॉग्स में होता है। इसमें क्या है कि इमैच्योर स्टेज से लेकर के एडल्ट स्टेज के बीच की जो प्यूपा स्टेज है वो मिसिंग होती है। अब ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है। इंसेक्ट्स में बहुत सारे इंसेक्ट हार्मोन्स हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। फ्रॉग में 2 हार्मोन्स हैं, थायरॉक्सिन एंड प्रोलैक्टिन, जो इसको कंट्रोल करते हैं। और थायरॉक्सिन की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन नेसेसरी है। अगर पानी में आयोडीन की कमी है तो जो टैडपोल्स हैं वो मैच्योर नहीं होंगे एडल्ट्स में। नाउ लेट अस लुक एट हेल्थ इन अडोलेसेंस। Adolescence is a stage of rapid growth and development, hence the diet of an adolescent has to be carefully planned. क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है
तो बैलेंस डाइट चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स जो हैं सही प्रोपोर्शन में होने एसेंशियल हैं, ज़रूरी हैं। अच्छी वेजिटेरियन डाइट में राइस, चपातीज, दाल और सब्ज़ी होनी चाहिए। अच्छी नॉन वेजिटेरियन डाइट में सही क्वांटिटी में राइस या चपाती, मीट और सब्ज़ी होनी चाहिए। मिल्क कैल्शियम और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसलिए इसको बैलेंस्ड फूड माना जाता है। फ्रूट्स या फलों के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स बहुत होते हैं, तो इनको सफिशिएंट क्वांटिटी में खाना चाहिए। अगर डाइट में फ्रूट्स सफिशिएंट क्वांटिटी में हैं तो ये किसी भी इंसान को बीमार पड़ने से बचाते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड है। नट्स जो हैं उनमें प्रोटीन्स और फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टीनेजर्स को ज़्यादातर जंक फूड यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता ये सब खाना पसंद होता है, लेकिन इस टाइप के खाने में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सब तरह के नहीं होते। इनके ज़्यादा कंजम्पशन से मोटापा और बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। नाउ लेट अस लुक एट पर्सनल हाइजीन। अपने आप को साफ रखने की हैबिट और प्रैक्टिस को पर्सनल हाइजीन कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे हेल्दी स्टेप्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि एडोलेसेंट्स जो हैं वो हेल्दी या सेहतमंद रह सकें। एडोलेसेंस में क्योंकि हॉर्मोन्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और जो सिबेशियस ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो बॉडी में थोड़ी स्मेल आ जाती है। इसके लिए रेगुलर साफ पानी से बाथ लेना या नहाना और साफ कपड़े पहनना ज़रूरी है। गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन के टाइम में क्लिनलीनेस का, सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। उनको ध्यान रखना पड़ता है कि उनका साइकिल किस टाइम पे आ रहा है, और अगर क्लिनलीनेस मेंटेन ना करी जाए तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं। नाउ लेट अस लुक एट फिजिकल एक्सरसाइज। बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो फिट रहने में और हेल्दी रहने में बहुत हेल्प करती है। इससे जो है बोन्स हेल्दी बनती हैं, मसल्स और जॉइंट्स भी हेल्दी रहते हैं, बॉडी का वेट कंट्रोल में रहता है, फैट कम हो जाता है और हार्ट और लंग्स की वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। वॉकिंग, जॉगिंग या फिर आउटडोर गेम्स खेलने से बॉडी फिट रहती है। नाउ लेट अस लुक एट एडोलेसेंस एंड ड्रग्स। एडोलेसेंट्स जो होते हैं उनके अंदर इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत कॉमन है। अब उनको इस फीलिंग से रिलीफ के लिए वो क्या करते हैं, कई बार एडिटिव ड्रग्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि वो नेचुरल सिचुएशन से कोप नहीं कर पाते अपनी। लेकिन बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंज्यूम करना या नार्कोटिक ड्रग्स लेना, इन बीमारियों से या हैबिट से दूर रहना चाहिए। शुरू में तो ये इनको लेना से थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टाइम बीतने पर इनकी हैबिट पड़ जाती है और लोग फिर इनके बिना रह ही नहीं सकते। इससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो पूरी खराब हो जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV। ये किन तरीके से ट्रांसमिट होता है? अगर आप कंटामिनेटेड सिरिंज, इंजेक्शन में जो आगे सुई होती है, उसका इस्तेमाल करें तो, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में उसको चेक ना किया जाए तब भी हो सकता है। इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को पास हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम में। अगर सेक्स के टाइम में किसी एक के इंसान में ये वायरस है तो ये दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। Now the legal age to get married in India was 21 years for a man and 18 years for a woman. These were decided based on the fact that men and women come out of the adolescent phase and become adults at about 21 and 18 years of age respectively. However, the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021 has been introduced by the government in Parliament in 2021. It seeks to raise the legal age of marriage of women in the country to 21 years from 18 years.
because early marriage can cause health issues and mental strain as they are not ready physically and emotionally for the big changes. It also interferes with their education and curtails employment opportunities at a later stage in their lives. Let us now look at the key takeaways from this chapter. Adolescence is the period of growth during which a child develops into an adult. Secondary sexual characters help to distinguish a male from a female. A gland is a cell or a group of cells or an organ that secretes hormones. The process by which insect and amphibian grow and change from an egg to an adult is called metamorphosis. There are two types of metamorphosis: complete metamorphosis and incomplete metamorphosis. A balanced diet has all the nutrients in right proportion. Consumption of junk food can make us obese and lead to many diseases. Physical exercise helps us in maintaining physical fitness and overall health. So I hope that the chapter is clear to everyone, and answering questions based on this chapter will now be easy.